नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे अनुसूची यानी शेड्यूल्स। तो हम जानने वाले हैं दोस्तों भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितनी हैं, कौन सी अनुसूची में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, तो इन सभी के बारे में अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स। तो दोस्तों मूल संविधान यानी जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था तब हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 8 अनुसूचियाँ थीं। तो हमारा मूल संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और साथ ही 26 नवंबर जो है 26 नवंबर को हम कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और साथ ही 26 जनवरी को रिपब्लिकन यानी गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, और वर्तमान संविधान में क्या है, तो यहाँ पे इनको भी देखेंगे। तो हमारा जो मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो है अनुच्छेदों की संख्या थी 395, भाग यानी पार्ट थे 22, अनुसूची यानी शेड्यूल्स की यदि बात की जाए तो कितनी थी? 8 थी। कितनी दोस्तों? 8 थी। वर्तमान संविधान की हम बात करेंगे तो अनुच्छेदों की संख्या है 470, भागों की संख्या है 25 और अनुसूचियां हैं 12। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि किस बुक में ऐसा लिखा है कि आर्टिकल की संख्या जो है 396 है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि संख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो 470 है अगर हम सबको काउंट करते हैं, जिनमें सब आर्टिकल से जो है जोड़े गए हैं। जैसे किसी का 9 ने जोड़ गया, 14 है, इस प्रकार जो है जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार अगर सभी आर्टिकल्स को जो है हम काउंट करते हैं तो इनकी संख्या जो है 395 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 470 हो जाती है। भागों की यदि बात की जाए तो भाग हैं मूल संविधान में 22 थे, वर्तमान में 25 है। आप दोस्तों कहीं पर आपको 25 लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ना ही 23 24। तो अब यहाँ पे लिखने का मकसद है, मतलब काउंटिंग की दृष्टि से, संख्यात्मक दृष्टि से, जैसे 4A जोड़ा गया है, भाग 4A, 9A और 14A, इन तीनों को काउंट करते हैं तो भागों की संख्या हो जाती है 22 से बढ़कर 25। अनुसूचियाँ तो आप सभी को पता है 12 हैं, याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक एक अनुसूची करके जानने वाले हैं कि अनुसूचियों में किसके बारे में बात की गई है। तो प्रथम अनुसूची यानी पहली अनुसूची में जो है भारत संघ, उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन, 28 राज्य व 8 यूटीज के नाम व क्षेत्रों की चर्चा की गई। यानी अनुसूची 1 में जो है भारत संघ के बारे में बात की गई है, भारत में कितने राज्य हैं, उनका क्षेत्र कितना है, उनकी सीमाएं, उनके नाम, इन सभी के बारे में चर्चा की गई है। और साथ ही दोस्तों अगर किसी नए राज्य की स्थापना या नए राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि अनुसूची 1 में जो है परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन? मतलब संशोधन जो है किया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आपको पता लग गया होगा अनुसूची 1 में जो है भारत संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन के बारे में बात की गई है, कितने इसमें राज्य हैं भारत संघ में, कितने यूटीज हैं, उनकी सीमा क्षेत्रों के बारे में, इन सभी के बारे में चर्चा की गई है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यानी जब कभी नए राज्य बनाए जाएं या नाम बदले जाएं तो इनमें जो है संशोधन आर्टिकल में नहीं होगा, बल्कि अनुसूची 1 में जो है किया जाएगा। ये आपको पता है किस में किया जाएगा? अनुसूची 1 में जो है किया जाएगा। लेकिन नए राज्य की स्थापना के बारे में किस आर्टिकल में प्रावधान है? तो आर्टिकल 2-3 में जो है बताया गया है। तो ये आपको अच्छे से ये भी पता होना चाहिए। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से इसकी चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल शेड्यूल्स हमारी एक कंप्लीट हो गई। अब आते हैं अनुसूची 2। तो दूसरी अनुसूची में किसके बारे में बात की गई? तो दूसरी अनुसूची की हम बात करेंगे तो इसमें जो है दोस्तों वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में बात की गई। वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में बात की जाती है अनुसूची 2 में। लेकिन किनके वेतन, पेंशन व भत्तों की बात की जाती है अनुसूची 2 में? यानी राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज, कैग को मिलने वाले वेतन, पेंशन, भत्तों के बारे में चर्चा की जाती है। यानी
अनुसूची 2 के माध्यम से जो है राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को और साथ ही कैग को जो मिलने वाला वेतन, पेंशन, भत्ते होते हैं वे अनुसूची 2 के माध्यम से दिए जाते हैं। लेकिन किस निधि से? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आर्टिकल नहीं बल्कि अनुसूची 2 हो चुकी है हमारी कंप्लीट। किसके बारे में? तो ये आपको पता लग गया, वेतन एवं पेंशन भत्तों के बारे में बात की जाती है अनुसूची 2 में। अब अनुसूची 3 की हम बात कर लेते हैं। तीसरी अनुसूची में जो है भारत संघ एवं राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक, कैग और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों की शपथ का प्रारूप बताया गया है। तो किस अनुसूची में जो है भारत संघ के राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक और कैग व सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इन सभी की शपथ यानी ओथ जो है किस अनुसूची के माध्यम से दिलाई जाती है? तो अनुसूची 3 के माध्यम से। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अनुसूची 3 में जो है शपथ यानी ओथ के बारे में बताया गया है। किन किन को शपथ दिलाई जाती है अनुसूची 3 के माध्यम से? भारत संघ के मंत्री और राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक, कैग और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के। कैग क्या होता है? कैग होता है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहते हैं कैग, याद रखेंगे। तो अनुसूची 3 क्लियर हो गई है। इसमें अनुसूची 3 में शपथ के बारे में, अनुसूची 2 में वेतन, पेंशन, भत्तों के बारे में और अनुसूची 1 में जो है भारत संघ में कितने राज्य, यूनियन टेरिटरी, इन सभी के बारे में चर्चा की है। तीनों अनुसूची आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं अनुसूची 4 के बारे में। तो चौथी अनुसूची दोस्तों, चौथी अनुसूची की यदि बात करेंगे तो इसमें जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। किसमें? जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। यानी जो हमारी राज्यसभा है इसके बारे में जो है जो सीटों का बंटवारा किया जाता है अनुसूची 4 के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें बताया गया है किस राज्य से जो है राज्यसभा में कितनी सीटें आती हैं। तो यहाँ पे जो है राज्यसभा में जनसंख्या के अनुपात में जो है सीटें भेजी जाती हैं। जिस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य से सबसे ज़्यादा सीटें भेजी जाएंगी राज्यसभा में। जैसे यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है भारत में, तो यहाँ से 31 सीटें जाती हैं राज्यसभा में। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो कौन से राज्य से कितनी सीटें लोकसभा नहीं राज्यसभा में जाती हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके हम जानेंगे अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे 5वीं अनुसूची। तो अनुसूची 5 की हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। यानी जो अनुसूची 5 है इसमें जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बताया गया है। लेकिन कितने राज्यों में बताया गया है? तो अनुसूची 5 में जो है 10 राज्य आते हैं जिनमें जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। तो कौन कौन से 10 राज्य हैं? जैसे आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। तो ये 10 राज्य ऐसे हैं जो कि अनुसूची 5 में आते हैं और इनमें जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। तो ये आपको अनुसूची 5 क्लियर हो गई, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। और इसमें 10 राज्य दिए गए हैं जिनमें जो है इनकी बात की जाती है। तो अनुसूची हमारी 5 हो गई क्लियर। अब आते हैं अनुसूची 6 पर। अनुसूची 6 यानी छठी अनुसूची की यदि हम बात करेंगे, यदि छठी अनुसूची की हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें जो है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। लेकिन किन के बारे में? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का जो है इन 4 राज्यों में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में जो है प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। तो अनुसूची 6 में जो है 4 राज्य आते हैं जिनमें केवल अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है, जिसमें 4 राज्य आते हैं, असम है, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय है। और इन राज्यों में जो है दोस्तों इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद होती है। क्या होती है? स्वायत्त जिला परिषद होती है। ये स्वायत्त जिला परिषद जो है आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण की परिकल्पना करते हैं। क्या करते हैं? परिकल्पना करते हैं। और इस स्वायत्त जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन? राज्यपाल होता है।
तो अब ये आपको पता लग गई होगी। अनुसूची 5 में जो है 10 राज्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। और अनुसूची 6 में जो है 4 राज्यों के बारे में बात की जाती है, जिसमें जो है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। और साथ ही इन 4 राज्यों में जो है स्वायत्त जिला परिषद होती है, जिसका काम होता है दोस्तों आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण की परिकल्पना करते हैं। और जिसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इन 4 राज्यों में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे असम है, यहाँ पे बोडो, दीमा, कार्बी। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। मिजोरम में चकमा, लाई, मारा। त्रिपुरा में त्रिपुरी, रियांग, लोसाई और लेपचा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन चारों राज्यों की ये क्या हो जाती हैं? ये जनजातियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अनुसूची 7 की। 6 अनुसूची भी आपकी कंप्लीट हो गई होगी। अनुसूची 7 यानी 7वीं अनुसूची। अब दोस्तों 7वीं अनुसूची से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो इसमें जो है केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो किस अनुसूची के तहत जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है? अनुसूची 7 के तहत जो है किया जाता है। अनुसूची 7 में जो है 3 सूचियाँ बनाकर जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 सूची कौन कौन सी बनाई गई हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब दोस्तों संघ सूची की यदि बात की जाए तो इस पर जो है केंद्र सरकार का अधिकार होता है। राज्य सूची पर राज्य सरकार का और समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। जो संघ सूची थी इस पर जो है पहले 97 विषय थे और बाद में जो है यानी अब वर्तमान में कितने विषय? वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। कितने विषय हो गए? 100 विषय। राज्य सूची की हम बात करते हैं तो पहले जो इसमें कितने 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में यानी अब कितने विषय हो गए? अब 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची पहले इसमें 47 विषय थे और अब कितने हो गए? अब 52 विषय हो गए हैं वर्तमान में। तो ये आपको तीनों सूचियाँ पता लग गई होगी कौन सी में कितने सब्जेक्ट हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ सब्जेक्ट इनके लिख लेते हैं तीनों सूचियों के, क्योंकि इनके सब्जेक्टों से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संघ सूची के विषय, यानी संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे रक्षा और सशस्त्र बल है, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले एवं कूटनीति है, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का, रेल, डाक एवं तार हो गया, युद्ध और शांति, सूचना प्रसारण, देशीयकरण और नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, खाने और खनिज। तो ये जितने भी सब्जेक्ट यानी विषय हैं इन पर जो है दोस्तों संघ सूची का अधिकार होता है और ये जो है संघ सूची में आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन सा विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। 3 विषय जो है दोस्तों किसी और सूची के दे देगा, एक आध विषय जो है संघ सूची का दे देगा। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो ये संघ सूची के सब्जेक्ट हो गए हैं। अब आते हैं दोस्तों राज्य सूची। राज्य सूची की हम बात करेंगे तो इसमें अदालतें आती हैं, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल है, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, रेलवे पुलिस, पुस्तकालय। तो ये सारे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये सारे विषय आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। इन सारे विषयों पर जो है राज्य सरकार का अधिकार जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये राज्य सूची हो गई हमारी कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची मैंने आपको बताया था जब संविधान के स्रोत पढ़े थे। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही समवर्ती सूची में शिक्षा है, वन, व्यापार संघ, शादी, गोद लेना, उत्तराधिकार, जंगल, वन्य जीवों और जानवरों का संरक्षण, मूल्य नियंत्रण और आवश्यक वस्तुएं, बिजली एवं नाप और बाट। ये सभी जो हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिस पर जो है केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों का अधिकार जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है 3 सूचियां बनाकर, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तीनों में कौन कौन से विषय महत्वपूर्ण हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। कौन सी सूची में कितने विषय हैं ये भी आपको पता लग गया है। तो ये अब आते हैं अनुसूची 8 के बारे में। तो अनुसूची 8 यानी 8वीं अनुसूची। दोस्तों 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें मूल संविधान में जो है 14 भाषाएँ थी, यानी 8वीं अनुसूची में जो है लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में बात की जाती है। मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में जो है दोस्तों 22 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं।
मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी? संस्कृत, मलयालम, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिसी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी और असमिया। तो ये 14 भाषाएं जो हैं हमारे मूल संविधान में थी। लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। अब जो बाकी की 8 भाषाएं हैं इनको कब जोड़ा गया था, तो इनको भी हम देख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए। वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं हैं। तो 15वीं भाषा जो है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, जो कि 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। तो 15 हो गई हैं। अब इसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 15 और 3 कितनी हो गई? 18 हो गई। अब बची 4 भाषाएं। तो यहाँ पे 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी, ये 4 भाषाएं जो हैं जोड़ी गई थी। 18 और 4 कितनी हो गई? 22। यानी हमारे वर्तमान संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। किस अनुसूची में भाषा के बारे में बात की गई है? अनुसूची 8 में। सीधी सी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? और द्रविड़ परिवार की भाषाओं के बारे में। तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी है दोस्तों? 11 जो हैं शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम की हम बात करेंगे इसको 2013 में, ओडिसी को 2014 में, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इन 5 को 2014 में जो है क्या शास्त्रीय भाषाएं जो है बनाया गया था। अब दोस्तों शास्त्रीय भाषाओं से क्या मतलब है, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। यानी जो 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुरानी भाषाएं होती हैं उनको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दे दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं द्रविड़ परिवार की भाषा। यानी द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये 4 भाषाएं जो हैं आती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। दोस्तों कहीं कहीं पर जो है मराठी भी ऐड की हुई होती है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये 4 तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अनुसूची 1 में भारत संघ, उसके राज्य क्षेत्रों का नाम, वर्णन व क्षेत्रों के बारे में बात की गई। अनुसूची 2 में किसके बारे में? अभी मैंने आपको बताया था वेतन, पेंशन, भत्तों के बारे में। लोकसभा के किसके? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, साथ ही राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जज एवं कैगो के वेतन व पेंशन भत्तों के बारे में। अनुसूची 3 में किसके बारे में बात की जाती है? शपथ के बारे में। और साथ ही दोस्तों अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के बारे में। अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बात की गई है। और ये कितने राज्यों में? 10 राज्यों के बारे में बात की जाती है। अनुसूची 6 में जो है किसके बारे में? अनुसूची 6 में जो है दोस्तों अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बात की जाती है, जिसमें 4 राज्य आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम आते हैं, जिनमें जो है स्वायत्त जिला परिषद बनाई गई हैं, जिनका काम होता है आदिवासी संस्कृति का संरक्षण करना और रक्षा करना। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? स्वायत्त जिला परिषद का राज्यपाल होता है। बस इतना ही। अनुसूची 7 में आप सभी को पता है किसके बारे में? केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है 3 अनुसूचियाँ बनाकर, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनके कौन कौन से विषय थे जिनसे क्वेश्चन बनता, मैंने आपको लिखवा दिए हैं। और अनुसूची 8 में तो आप सभी को पता ही है, भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में बात की जाती है। हमारे संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिनको अभी मैंने बताया था सिंधी कब जोड़ी गई थी, और साथ ही दोस्तों और बाकी कब जोड़ी गई थी। और इसके बाद शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो 11 शास्त्रीय भाषाएं और द्रविड़ परिवार की। तो ये सब हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब इसमें दोस्तों 8 भाषाएं तो हमारी हो गई। आप 9, 10, 11, 12, तो इनको जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया हो। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।